तो चलिए बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। और मैं त्यागी सर, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे कुछ बच्चे तो मुझसे पढ़े हुए हैं, तो मैंने आज से एक नई पारी की शुरुआत कर रहा हूं और वो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जीएस की नॉलेज को देना। और उसमें सबसे पहले मैंने ये स्टार्टिंग करने के लिए मैंने सोचा कि एक स्टैटिक जीके और उसके साथ में करंट को जोड़ते हुए जो भी एस्पेक्ट करंट के हैं और उसको टॉपिक को शुरू किया जाए। लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपको जीएस के सारे जो है टॉपिक्स, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, जनरल साइंस और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए धीरे सारे टॉपिक्स लेके आऊंगा और उस पर सभी को आप फोकस करें। और फाइनली इसमें मैंने अपना एक चैनल भी बना रहा हूँ और वो चैनल है जीएस बाय त्यागी सर के नाम से, जैसे आप सब लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं, तो इसी का मैंने नाम रखा है। और हम शुरू करते हैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक से, और वो आपके सामने ये है नया टॉपिक स्टैटिक जीके का, और धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम एक इंपॉर्टेंट संगठन से शुरुआत करते हैं और वो है यूएनओ। तो सबसे पहले हम इस यूएनओ को शुरू करने से पहले इसके की पॉइंट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कैसे ये जन्म लिया और उससे पहले भी कोई इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन था उसके बारे में जानेंगे। दूसरा, फिर एम्स ऑफ द यूएनओ, यूएनओ के क्या एम्स थे उनके बारे में जानेंगे। थर्ड, इसके सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। और फोर्थ, प्रिंसिपल ऑर्गन, जो इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे और उनके फंक्शंस क्या हैं उनके बारे में जानेंगे। और साथ ही बाद में स्पेशलाइज इसकी जो एजेंसीज हैं उनके बारे में भी हम बाद में जानेंगे, स्टडी करेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके बनते हैं और वो आते हैं, तो उनके बारे में भी इसको हम स्टडी करेंगे। तो चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं। इस संगठन का जो पहला कंटेंट बनता है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कोई अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये संगठन कैसे जन्म लिया, इसके पहले कोई संगठन था उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कि हम जानते हैं कि दुनिया ने 20वीं सदी में दो वर्ल्ड वार फेस किए हैं। उनमें एक फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18 के बीच में, और सेकेंड वर्ल्ड वार जो रहा है 1939 से 45 के बीच में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था तो उस समय दुनिया ने एक बड़ा डिजास्टर देखा और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लॉसेस हुए। तो उसी समय दुनिया के कुछ देश जो अमेरिका और जो विक्टोरियस कंट्री में जैसे बिग फोर थे, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली, जापान, इन सब लोगों ने ये इस बात पर विचार किया कि भविष्य में अगर हमें इंटरनेशनल वॉर को रोकना है, वर्ल्ड वॉर को रोकना है और साथ ही पीसफुली इश्यूज को सॉल्व करना है, तो उसके लिए एक संगठन की जरूरत है। तो इसका पहली बार एफर्ट अगर देखा जाए, इंपॉर्टेंट एफर्ट जो इन्होंने योगदान किया वो थे अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन। हालांकि अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वार में लेटर बाद में शामिल हुआ था, लेकिन इस संगठन को बनाने में एक संगठन जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पहला बना था, तो उसको बनाने में उसका एक बड़ा रोल था। 1918 में उन्होंने दुनिया के देशों के सामने एक पीस प्लान के तौर पर 14 पॉइंट प्लान रखा और उसी प्लान में एक लीग ऑफ नेशन नाम की एक संस्था बनाने की बात कही गई थी। तो इस पर आगे विचार करने के लिए जब देशों ने एक पेरिस में शांति सम्मेलन बनाया जिसमें हारे हुए देशों के साथ ट्रीटी की जानी थी और साथ ही साथ इस इश्यूज पर डिस्कशन करना था कि भविष्य में प्रिवेंट करना है वर्ल्ड वार से और पीसफुली रिजॉल्व करना है इश्यूज को, तो उसके लिए पेरिस में जब सब लोग इकट्ठे हुए तो उसमें एक वर्साई ट्रीटी, हम जानते हैं वर्साई की ट्रीटी की जा रही थी जर्मनी के साथ। उसी समय इस मुद्दे को भी लाया गया कि लीग ऑफ नेशंस को भी फॉर्म किया जाए और इसी लीग ऑफ नेशंस को फॉर्म करने के लिए वुडरो विल्सन का विशेष तौर पर एफर्ट दिया जा रहा, प्रयास चल रहा था। और फाइनली हम देखते हैं कि जो 1919 में वर्साई की ट्रीटी के समय ये लीग ऑफ नेशन की जो भूमिका बनी वो अंतिम रूप से जनवरी 1920 में इसको इफेक्टिवली लागू कर दिया गया और हमें एक नया अंतरराष्ट्रीय संगठन सामने आया जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन, मींस राष्ट्र संघ के नाम से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसके लिए वुडरो विल्सन को
एक नोबेल पीस प्राइज 1919 में भी दिया गया इस एफर्ट के लिए। तो लीग ऑफ नेशन जो स्ट्रक्चर जिसका अगर देखें कि कैसे इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स बनाए गए थे, तो अगर इसकी स्टडी करें तो जैसे फाउंडेड जो था, इसकी स्थापना कब हुई, जनवरी 1920 में। इसका हेडक्वार्टर जिस देश में बनाया गया था वो था स्विट्जरलैंड, उसके शहर जेनेवा में। और इसके जो फाउंडिंग कंट्री थे उस समय वो थे 42 देश थे, जिसमें वो बिग 4 कंट्री यानी यूके, फ्रांस, इटली, जापान भी शामिल था। हालांकि जापान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जापान और इटली ये दोनों ही देश उस ग्रुप में थे जो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका का था। और इसके टोटल मैक्सिमम मेंबर एट ए वन टाइम अगर हम देखें तो 1934 से 35 के बीच में जो 58 मेंबर बन गए थे, लेकिन बाद में ये मेंबर्स इसमें से निकलते गए, तो धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती जाती है। और इसके ऑर्गन्स जो बनाए गए थे, प्रिंसिपल ऑर्गन्स, उसमें मुख्य तौर पर एक जनरल असेंबली था, जैसे कि आज भी यूएनओ में होता है जनरल असेंबली, में सभी देश इसके सदस्य थे। और दूसरा जो था वो काउंसिल, परिषद जिसको हम कहते हैं, उसमें 2 तरह के मेंबर थे, एक परमानेंट मेंबर और एक थे नॉन परमानेंट या अस्थायी मेंबर्स। इसमें 4 परमानेंट मेंबर बनाए गए थे, वो बिग 4 कंट्री जिनको हम देख रहे हैं कि यूके, फ्रांस, इटली और जापान, ये परमानेंट मेंबर थे। और अस्थायी मेंबर जो बनाए गए थे, इनका जो टर्म्स रखा गया था वो 3 साल का रखा गया था, 3-3 साल पर इनको नए नए सदस्यों को शामिल करना था। उनमें भी संख्या 4 थी। और एक तीसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गन था सेक्रेटरिएट, जो डे टू डे फंक्शंस करने के लिए एक सेक्रेटरिएट मीन सचिवालय बनाया गया था। बाद में ये देखते हैं इसमें 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो इंडिपेंडेंटली पहले बने थे, बाद में उनको भी इससे अटैच किया गया था। उनमें एक था PCIJ मींस परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। तो इसमें हम देखते हैं कि परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जो जस्टिस था वो हेडक्वार्टर हेग में था उसका, जहां पीस पैलेस में बनाया गया था। और एक अगला इंपॉर्टेंट था ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में बनाया गया था। जो लेबर के तो इंटरेस्ट जो भी होते हैं, उनके जो राइट्स होते हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट संगठन 1990 में बना था। फाइनली जब लीग ऑफ नेशन जब ये बन गया, तो शुरू से ही इसमें कुछ दिक्कतें शामिल हो गई थी कि कुछ देश जो इसमें शामिल हुए उन्होंने बाद में इससे निकलना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि कई इशूज को लेकर के लीग ऑफ नेशंस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने लगे। और हालांकि कुछ देखते हैं कुछ मुद्दों को ये सफल करने में सक्सेस भी रहा, कुछ मुद्दों को इसने रिजॉल्व भी किया, लेकिन बट कई जगहों पर ये फेल रहा। और उस फेल में का ही एक बड़ा कारण बना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसको ये नहीं रोक पाया। और अगर हम देखें इसकी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों नहीं रोक पाया, तो उसके कुछ कॉजेस थे, फेलियर कॉजेस। उनमें सबसे बड़ा एक कॉजेस देखा जाए तो लैक ऑफ इन्फोर्समेंट पावर, यानी यहां पर जो पावर्स इसको दी जानी थी अपने निर्णयों को लागू करने की, वो इसके पावर की कमी थी। इसके पास कोई मिलिट्री नहीं था संगठन, ऑर्गेनाइज मिलिट्री नहीं थी इसके पास। और दूसरा हम देखें कि कुछ जो मेजर कंट्रीज थे, जैसे कि हम सबसे पहले अमेरिका की ही बात करें कि अमेरिका बनाने में तो बड़ा रोल निभाया इसको, बट वो इसका मेंबर नहीं बना। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि सीनेट जो अमेरिका की हाउस होती है, उसने इसमें संगठन में मेंबर बनने के लिए अनुमति नहीं दी, और वुडरो विल्सन इसमें कामयाब नहीं हो पाए। उनकी पार्टी के जो सदस्य थे उनकी संख्या कम थी, तो अमेरिका का इसमें नहीं बनना। और एक सेकंड पावर जैसे यूएसएसआर था, वो बहुत लेटर ज्वाइन किया, बाद में ज्वाइन किया 34 में। इसी तरह जर्मनी जैसा देश इसका सदस्य नहीं था। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट उस समय देश थे जो इसमें सदस्य या तो बने नहीं या बहुत बाद में बने। तो ये एक एब्सेंस ऑफ मेजर पावर कह सकते हैं, ये दूसरा वजह रही। और तीसरी एक इसकी इंपॉर्टेंट वजह जो रहती है वो थी इंटरनल डिवीजन एंड पॉलिटिकल डिफरेंसेस ऑफ द नेशंस। मींस जो देश जिसमें जो मेजर कंट्री थे उनके बीच में आपस में कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी थे, तो वो उनकी वजह से ये किसी मुद्दे पर एक मत नहीं हो पाते थे। और हम देखते हैं कि जर्मनी हुआ, जापान, इटली जैसे जो देश थे, इनमें कुछ ऐसे डिक्टेटर्स रूलर भी आ गए थे जिन्होंने इसकी जो संधि शर्तें या जो रूल्स थे इनको वायलेट करना शुरू कर दिया और अपने नेशन को पहले इंटरेस्ट
प्रायोरिटी दी उन्होंने, अपने नेशन को पहले प्रायोरिटी दी, न कि इंटरनेशनल पीस को प्रायोरिटी देना उनका मोटिव रहा। तो ये हम देखते हैं कि ये भी एक बड़ी वजह रही, डिवीजन आपस में एक रहना। और एक हम कह सकते हैं कि इसका लिमिटेड स्कोप एक्टिविटीज, यानी इसका जो एक्टिविटीज का स्कोप भी बहुत ही लिमिटेड था। तो फाइनली लीग ऑफ नेशंस जिस पर्पस से बनाया गया था वो पर्पस था, मेन जो था कि वर्ल्ड वार रोकना, लेकिन उसमें ये फेलियर साबित हुआ। तो फिर हम आगे देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरुआत हो जाता है 1939, जिसका शुरुआत करने में हिटलर जो था जर्मनी रूलर, जिसने पोलैंड पर अटैक किया, और उसके बाद फिर जो दुनिया के देश उसमें शामिल होते गए, तो दुनिया फिर से दो गुट बन गई, और उसमें एक गुट जो था एक्सिस नेशंस का बन गया, और एक तरफ जो है ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे देश, और बाद में इसमें यूएसएसआर भी था। तो फिर से एक बार अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाने की बात हुई कि इस तरह के वॉर को रोकने के लिए। तो फिर एक नए राष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन के लिए जो शुरुआत होती है उसमें आता है यूएनओ। तो उस पर अब हम आगे कैसे करेंगे, इससे कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इसके देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और फिर उस पर हम आगे डिस्कस करते हैं यूएनओ के ऊपर, इवोल्यूशन ऑफ यूएनओ। इवोल्यूशन ऑफ यूएनओ को अगर हम जब देखते हैं तो इसमें हम अलग अलग स्टेप्स में इसको देखते हैं कि अलग अलग मीटिंग्स हुई। तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहली आती है कि अटलांटिक चार्टर 1941 में दो प्रमुख देश के हेड, जिनमें एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट और दूसरे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, ये न्यू फाउंडलैंड जो कनाडा का पार्ट है उसमें बैठ मीटिंग करते हैं और वहां पर एक घोषणा पत्र जारी करते हैं। उसमें ये अनाउंस करते हैं दुनिया को इंश्योर करने के लिए कि हम चाहते हैं कि ऐसी सरकारें बने देश में जो वहां के लोगों की पसंद की हो, और साथ ही साथ वो एक ऐसी व्यवस्था के बारे में बात करते हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति को मेंटेन करके रखी है। तो अटलांटिक चार्टर के बाद आगे जब हम देखते हैं कि अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में ही फिर से आगे एक और मीटिंग होती है, जिस मीटिंग को हम एक रिजल्ट देखते हैं कि 26 देश उसमें इकट्ठे एक साथ होकर एक साइन करते हैं, और उसको यूएन डिक्लेरेशन के नाम से बुलाया जाता है। उसमें मेन रोल, जो लीडिंग रोल निभा रहे थे, उसको भी बिग फोर कंट्री कह सकते हैं। उनमें अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे, और एक चर्चिल थे ब्रिटेन के पीएम, और तीसरे जो यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट थे उनका स्टालिन, और फोर्थ चाइना ऑल्सो पार्ट ऑफ लीडिंग रोल इन दिस यूएन डिक्लेरेशन, उसने भी इसमें बाद में शामिल हो गया था। और फाइनली फिर हम देखते हैं कि एक चीज इसमें एक और यूएन जो वर्ड है, ऑफिशियली जो यूएन का जो वर्ड है यूनाइटेड नेशन, वो पहली बार यहीं पर आया, और आगे जाकर के यही यूएन जो चार्टर था हम देखते हैं कि यूएनओ के रूप में आगे जन्म लेगा। लेकिन यूएन डिक्लेरेशन के बाद एक एनुअल मीटिंग वो आती है डम्बार्टन ओ कॉन्फ्रेंस, जो 1944 में होती है, और ये भी एक वॉशिंगटन डीसी में डम्बार्टन एक जगह है जहां पर ये हुई थी ये मीटिंग्स। और उस मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट हम देखते हैं पहली बार यूएन का जो फ्रेमवर्क कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर, उसके पर्पस और उसकी जो नेचर कैसा बनेगा, उसका कैसे कार्यप्रणाली होगी, वो तय जो किया जाता है वो डम्बार्टन ओक कॉन्फ्रेंस में किया जाता है। तो फिर फाइनली उसके बाद सैन फ्रांसिस्को में ये जब मिलती है जून 45 में एक साइन करते हैं 50 देश, और जो चार्टर जिन्होंने डिक्लेरेशन में तैयार किया था यूएन डिक्लेरेशन में, जैसे मैंने बताया यूएन डिक्लेरेशन में, उस पर सभी 50 देशों के साइन होने के बाद हम देखते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को एक बार फिर से एक नया अंतरराष्ट्रीय संगठन यूएनओ के नाम से, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जन्म लेता है। हालांकि फाउंडिंग मेंबर जो है इसमें 51 कंट्री, जिसमें पोलैंड बाद में साइन किया था, तो इससे हम कह सकते हैं भारत भी एक फाउंडिंग मेंबर में था। अब हम देखेंगे इसके बारे में, इसका मेन पर्पस क्या था यूएनओ का। तो अगर हम मेन पर्पस को देखें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसका एक पर्पस था कि मेंटेन इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। दूसरा, अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड सॉल्विंग ग्लोबल प्रॉब्लम, और तीसरा, देशों के बीच आपसी एक फ्रेंडली रिलेशन को प्रमोट करना है,
और सभी के इक्वल राइट्स को बढ़ावा देना है। और हम फोर्थ दे सकते हैं कि कुछ कॉमन गोल्स जैसे इकोनॉमिक एंड सोशल से जुड़े हुए होंगे, उनमें सब मिलकर के आगे बढ़ना है। और अगला नेक्स्ट देख सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स, अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों को प्रमोट करना है, लागू करवाना है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को। और अगला जो है कि जो भी देश ग्लोबल इशू से जुड़े हुए अपने व्यूज हैं, अपने जो एक्सप्रेशन करना चाहते हैं, अपने उस फोरम पर आकर के अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। और इस तरह से एक यूएनओ नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो जन्म लेता है, तो इसकी कुछ सब इंपॉर्टेंट्स हम फैक्ट्स वो भी एक सरसरी निगाह में नजर डाल लेते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ यूएनओ। यूएनओ से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे यूएनओ कब बना, ये हम पहली बात कर चुके हैं, उसकी एक बार फिर से देख लेते हैं। उसकी फाउंडेड डेट 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर को हर वर्ष हम जो है यूएन डे मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि इसकी फाउंडेड डेट जो मानी जाती है वो 24 अक्टूबर है। तो उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट पे हम आते हैं इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय। जो मुख्यालय देखते तो न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन जो प्लेस है न्यूयॉर्क में, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है और ये यूएसए पड़ता है। इसको हम याद कैसे रख सकते हैं? न्यूयॉर्क, तो यूएनओ जो नाम है इसका, तो यूएनओ में यूएन को अगर उल्टा कर दे हम एन यू, तो यही हो जाएगा। एन यू का मतलब न्यू, तो मीन्स न्यूयॉर्क। तो अमेरिका में ही इसका मुख्यालय, क्योंकि ज्यादातर मीटिंग्स आप देख लीजिए आपने उसमें अमेरिका में हुई थी इवोल्यूशन के दौरान। और फाउंडिंग कंट्री की जब हम बात करते हैं कि शुरुआती जो इसके जो देश थे जिन्होंने शुरू में फाउंडिंग कंट्री कहा जाता है वो 51। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं 51 कि जब भी कोई शुभ काम करते हैं हम, तो उसमें हम जनरली 51 यानी 51 रुपए देते हैं, किसी पंडित जी को देते हैं, तो जिससे कि शांति बनी रहे लाइफ में। तो यहाँ दुनिया में शांति के लिए 51 कंट्री कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बनाया हुआ संगठन। और फिर वर्तमान जो मेंबर है, वर्तमान सदस्य, तो वो 193 है। तो 193 जिसमें लास्ट मेंबर है साउथ सूडान, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक देश सूडान से अलग हुआ था, दक्षिणी सूडान, वो 2011 में इसका एक मेंबर बनाया गया, तो 193वां मेंबर बना। और इसके बाद अगले सेगमेंट पे आते हैं, तो ये है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा। जनरली यूएनओ जो अपनी कार्यप्रणाली इस लैंग्वेज में करता है, तो कौन कौन सी भाषाओं में वहां पर काम होते हैं, तो उनमें 6 भाषाओं को मान्यता दी गई है। उन 6 भाषाओं में से 4 भाषाएं आप देखेंगे तो वो उन देशों की है जो इसके परमानेंट मेंबर में भी आते हैं। वो 4 भाषाएं कौन सी है? तो उनमें एक इंग्लिश यानी अंग्रेजी, और जो आप जानते हैं कि यूएसए और यूके में अंग्रेजी ही बोली जाती है, तो एक तो ये हो गई। दूसरी लैंग्वेज चीनी यानी चाइनीज की, और तीसरी जो है फ्रेंच है जो फ्रांस की है, और चौथी रसियन है, रूसी लैंग्वेज, वो रसिया की है। तो इस तरह से 4 भाषाएं आपको आसानी से परमानेंट मेंबर से ही याद हो जाती हैं। 2 भाषाएं इसमें और हैं जिनमें एक स्पेनिश है और एक अरबी है। मीन्स दुनिया में अगर हम जब भाषाओं को देखते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाले लोगों में अगर देखा जाए, वर्ल्ड मोस्ट लैंग्वेज जो बोली जाती है, तो उनमें सबसे नंबर 1 पर हम जानते हैं इंग्लिश आती है फर्स्ट पोजीशन पर, और सेकंड नंबर पर चाइना की लैंग्वेज आती है जिसको मंदारिन कहते हैं हम, और थर्ड नंबर पर जो हमारे खुद देश की भाषा है हिंदी, वो इसमें नहीं है लेकिन वो तीसरे नंबर पर आती है, और 4th नंबर पर जो आती है वो स्पेनिश। कारण स्पेन भले ही छोटा है लेकिन स्पेनिश बोलने वाले लोग कई देशों में पाए जाते हैं, विशेष तौर पर आप जाएंगे साउथ अमेरिका और इन देशों में पाए जाते हैं, इसलिए वहां पर ये स्पेनिश ज्यादा लोग होते हैं। और अरेबिक यानी अरबी जो भाषा है वो मुस्लिम देशों की ज्यादातर देशों में यूज होती है ये। तो इस तरह से, और लास्ट अगर हम देखें कि स्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर कितने हैं, तो वो 5 हैं जिनको हम जानते हैं कि विशेष पावर वीटो मिली होती है। वो 5 कौन से हैं? तो यूएसए, यूके यानी ब्रिटेन, और फ्रांस, रसिया और चाइना। तो इस तरह से ये हमारा हुआ इंपोर्टेंट फैक्ट्स। अब चूंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में अगला सेगमेंट इसका देखेंगे और वो रहेगा प्रिंसिपल ऑर्गन एंड देयर फंक्शन।